तो बच्चों, आपके लिए सेट नंबर 3 लेकर आए हैं साइंस से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सेट नंबर 3 है। पहले भी मैंने बताया था कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और बायो से कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तीनों को मिलाकर यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते रहेंगे, जितने भी वहां पर ऑप्शन होंगे उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे, और देखते हैं समय ना बिताकर हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सेट नंबर 3 में मॉडल पेपर में बना है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फोकस बिंदु की इकाई होती है। विद्युत फोकस, पहला क्वेश्चन है विद्युत फोकस बिंदु की इकाई होती है। बिंदु की इकाई होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, और यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास मीटर, दूसरा ऑप्शन है वर्ग मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रति मीटर, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नन। ये 4 ऑप्शन दिए। तो आप लोगों को यहाँ पर विद्युत फोकस नहीं है, यहाँ पर मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस है। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे सेट में मुख्य फोकस से, कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई होती है। तो सबसे पहले हम लोग यही जाने कि मुख्य फोकस होता क्या है। मुख्य फोकस की बात करें, आपने दर्पण पढ़े हैं, वहां पर आपने 2 प्रकार के दर्पण पढ़े हैं। यहाँ पर आपको ये मुख्य अक्ष दिखा, और ये मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र है। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आए, परावर्तक पृष्ठ पर टकराए, टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ये अवतल दर्पण में ऐसी घटना हो रही है, तो इस वजह से इसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। अगर यही उत्तल दर्पण होता, उत्तल दर्पण ये होता है ऐसे, और यहाँ पर ये ध्रुव है, और यहाँ पर ये मुख्य अक्ष पर इसका क्या बना है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे यहाँ से वापस चली गई। अगर ये यहाँ आती तो इसे मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती, तो यहाँ पर इसे हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस में प्रकाश किरण जो आ रही है वो मुख्य अक्ष से गुजर रही है, जबकि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में क्या हो रहा है, प्रकाश गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, तो आप यहाँ पर कह दीजिए कि मुख्य फोकस को किस में मापते हैं। हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस को हमेशा और हमेशा मीटर में मापा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर रेटिना पर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रेटिना से आगे, रेटिना से आगे, और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नेत्र लेंस पर, नेत्र लेंस पर। तो यहाँ पर कई बातें करने वाले हैं हम लोग। पहले तो आपको सिखाएंगे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये क्यों होता है, इसका निवारण आपको बताएंगे, यहाँ पर कोड भी बताएंगे इसके जस्ट। दूसरा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और उसके लिए आपको कोड भी बताएंगे। तो यहाँ पर देख लें हम लोग, ये मानव नेत्र है, मानव नेत्र ये यहाँ पर लेंस, और सामान्य दशा में क्या होता है कि इस रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग याद रखें। दूसरे वाले सेट में यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सा आंख का ऐसा भाग है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्ट पटल ऑप्शन सही हुआ था। दृष्ट पटल को इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए, ये मानव नेत्र है, ये प्रकाश आ रही है, और ये रेटिना पर इसका प्रतिबिंब ना बन के कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो अब तो आपको यहाँ पर आंसर पता ही चल गया होगा कि दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर, रेटिना के पीछे। अब हम लोगों को क्या करना है, इस प्रकाश जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको क्या करना है, रेटिना पर लाना है। रेटिना पर लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा देंगे। ये जो प्रकाश किरण आ रही थी इसको क्या करेगा, ये थोड़ा सा इकट्ठा करेगा, और फिर ये यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। ये पहले की कंडीशन थी, और ये अब नई कंडीशन बन गई। तो मतलब कि दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसके लिए
मैंने एक कोड बनाया है आपके लिए उर्दू। उर्दू उ से क्या है उत्तल लेंस और दूर से क्या है दूर दृष्टि दोष। मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरी बात करें यहाँ पर निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, ये मानोनेत्र है और यहाँ पर रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। प्रतिबिंब यहाँ बनना शुरू हो गया तो अब इसके निवारण के लिए क्या लगाते हैं, एक अवतल लेंस लगाते हैं। तो इसके लिए कोड बताया गया है अवनी, आ से अवतल लेंस और नी से निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को पास की भी चीजें ना दिखे और दूर की भी ना दिखे तो उस व्यक्ति को जो है जरा दृष्टि दोष नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे लेंसों का उपयोग किया जाता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों हों। तो जब आपको क्वेश्चन जरा दृष्टि दोष से बताएंगे तो वहां पर निवारण के लिए आपको चीजें बता देंगे। तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखें, अगर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये कि 220 वोल्ट और 100 वॉट का कोई एक विद्युत बल्ब है। क्या है कि विद्युत बल्ब का के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया है 2.2 ओम, दूसरा है 484 ओम, तीसरा है 22,000 ओम और चौथा है आपको 500 ओम ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, सामर्थ्य बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाई आर, और यहां से आर आपको निकालना है तो वी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा पी। अब जो चीजें दी गई हैं, ये 220 वोल्ट का बल्ब दिया गया है, 220 रख दीजिए और 2 बार है स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 और पी का मान कितना दिया है 100। 1 0 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको आप गुणा करेंगे तो 484 आएगा, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलकर मैं आप लोगों को 1 हार्स पावर का मान मेगावाट में कितना होता है, किलोवाट में कितना होता है और एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा और वहां पर इनकी वैल्यू को भी बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक रॉड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो लिख नहीं रहे हैं आप लोग, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। एक क्वेश्चन को एक रॉड है, कह रहे हैं एक रॉड है, इनको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। भाग एक ये है, बी है, ये सी है। ए का प्रतिरोध आर है, बी का भी प्रतिरोध आर है और सी का भी प्रतिरोध क्या है आर है। अब इनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, तब इनके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, क्वेश्चन समझते जाएं। तो यहाँ पर आप 3 देखेंगे, 3 आर है तो आर प्लस आर बराबर क्या मिल जाएगा 3 आर मिल जाएगा आर डैश तुल्य प्रतिरोध सीरीज में। और फिर इन्हीं को क्या किया जा रहा है, समांतर क्रम में भी जोड़ा जा रहा है इन्हीं को, यहाँ पर तीनों प्रतिरोध को, ये आर ये आर ये आर, तब इनके तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तब यहाँ पर आप करेंगे भाई 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ये भी 1/r में ही रहेगा। अब जब आर डबल डैश को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर r और ये 1 + 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3/r, ये जो है 1/r डबल डैश ये हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r डबल डैश बराबर क्या मिल जाएगा, ये r डबल डैश बराबर r/3 मिल जाएगा। एक आंसर ये मिल गया और ये यहाँ पर r डैश बराबर 3r मिल गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो है r डैश बटे r डबल डैश का मान क्या होगा, तो 3r बटे r/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r गुणे 3 बटे r कैंसिल हो जाएगा और r डैश बटे r डबल डैश का मान क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन आप 4 बना दीजिए कोई भी, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे किया गया है इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उसको भी इसी तरीके से आपको समझा देते हैं, तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान से कर लीजिएगा। अगला फिर है आपके लिए 5वां क्वेश्चन है आपके लिए कि कोई प्रकाश किरण है जो कि विरल नहीं लिख रहा है, यहाँ पर माध्यम फर्स्ट लिख रहा है और ये माध्यम सेकंड लिख रहा है, और ये प्रकाश किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जा रही है और यहाँ पर कोण आई है, यहाँ पर कोण आर है। कह रहा है कि कोण आई का मान कोण आर से कम। तब आपको ये बताना है कि माध्यम फर्स्ट कैसा है, सघन है या विरल है, माध्यम सेकंड कैसा है, सघन है या विरल है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से, देखिए ध्यान से,
ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कि ये कोण आर ज्यादा है, तो मतलब ये क्या हो रही है, दूर जा रही है। और ऐसा तब होता है जब कोई वस्तु, ऐसा कब होगा, जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तब जो है कोण आई का मान कोण आर से अधिक होगा, अपवर्तन कोण का मान कम होगा आपतन कोण से। और जब यहाँ पर कोई सघन माध्यम से, यहाँ पर क्या था, विरल माध्यम था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो यहाँ पर जो कोण आर है वो कोण आई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बना लेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन जो छठा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है के कारण किसी चालक में, के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन किस नियम से करते हैं, का आकलन किस नियम से करते हैं, किस नियम से करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर है, पहला न्यूटन के नियम से, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फिर तीसरा ऑप्शन है ओम के नियम से, और चौथा ऑप्शन है स्टीफन के नियम से। तो यहाँ पर आप लोगों ने जब पढ़ा होगा धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए, तो वहां पर आपने देखा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम। अब दोनों नियम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा बायां हाथ है, फ्लेमिंग ने क्या किया था कि बाएं हाथ के इस अंगूठे, इस तर्जनी और ये माध्यम मां को लंबवत रखा था, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या बना रही है, 90 अंश के कोण पर रखी गई है, लंबवत। तब यदि ये तर्जनी और ये मध्यमा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ये बाएं हाथ का है। जबकि दाहिने हाथ के नियम क्या है, यहाँ पर अंगूठा ये है, तर्जनी ये है, मध्यमा है, आप जानते हैं। ये तीनों कैसे रखे जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत रखे जाएंगे। इन तीनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। और फिर ये चालक का वेग के बारे में बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएगा, और ये धारा की दिशा के बारे में बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए तर्जनी, धारा की दिशा के लिए मध्यमा, और चालक का वेग बताने के लिए कौन है, अंगूठा। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन से सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है या गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। पहला है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा है दोनों, और चौथा है कुछ नहीं, मतलब कोई चीज ये उत्पन्न नहीं करता है। तो आवेश क्या है, आवेश के बारे में भी बताया गया था। सेट नंबर 2 में क्वेश्चन भी दिया गया कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। और मैंने वहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया कि अगर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, तो Q का मान 1 रख के, Q बराबर Ne से आपने वहां पर निकाला था, और एक कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी आपने 1/1.6 × 10 की पावर -19। तो ये वैल्यू आई थी 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि आवेश से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, क्या क्या इसके गुण हैं। तो दोनों गुण होते हैं, इससे वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पूरा होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, और वहां पर आपको 6 क्वेश्चन सेट नंबर 3 में करवाए जाएंगे। अगर ये चीजें आपको मेरी पसंद आ रही हैं, क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना, उनके ऑप्शन को एक्सप्लेन करना, तो आप मेरे इस लेक्चर को या इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिखा गया है कि जो है ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, मतलब डैश 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 लिखा है, और यहाँ पर ठंडे तनु अम्ल के बारे में कह रहा है, से हाइड्रोजन गैस बनाता है, से हाइड्रोजन गैस बनाता है।
मतलब कौन है जो ठंडे तनु अम्ल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस निकालता है? पहला ऑप्शन है सिलिका, दूसरा ऑप्शन है सिलिका, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है सिलिका, और दूसरा ऑप्शन है कॉपर, और तीसरा ऑप्शन है जिंक, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन। तो यहाँ पर क्या होता है कि Zn जो है वो HCl से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 बनाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पर 2 कर लीजिए, 2 Cl हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, जिंक की संख्या 1 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? जल से अभिक्रिया करती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके पास, कॉपर है, पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर सोडियम। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सोडियम बड़ी ही सक्रिय धातु है, इसको आप नॉर्मली वायु में नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आप जल में नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो आपने पढ़ा था कि सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में इसको रखा जाता है, तब ये रिएक्शन नहीं करती है। तो यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? यहाँ पर सोडियम जो है क्या उत्पन्न करेगी? जल से अभिक्रिया करके। कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम करके अभिक्रिया रिएक्शन करती है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कार्बन परमाणु की संयोजकता। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर दिया 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5। तो आप लोग देखिए, कार्बन है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये देखिए, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही क्या करते हैं, इसकी संयोजी कोष में उपस्थित ये इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित होते हैं उनको उसकी हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और कह रहा है कि क्षारीय धातु है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और उन चारों में से आपको छांटना है कि ये क्षारीय धातु कौन सी है। बी ऑप्शन दिया गया है लिथियम है, सोडियम है, और पोटेशियम। सी ऑप्शन दिया गया है आपके लिए Bal और गैलेनियम, और डी ऑप्शन दिया है कैल्शियम और Ag और Au। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान से देखें कि ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम किस वर्ग में दिखाई दे रहे हैं? पहले वर्ग में दिखाई दे रहे हैं, और पहले वर्ग के धातुओं को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि जो दूसरे वर्ग के धातु होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो समूह है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है CHO। सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन कराया गया है, लेकिन वहां पर प्रोपेनल के बारे में पूछा गया था। सी है यहाँ पर C+O, और डी ऑप्शन है COOH। तो ऑप्शन आप लोगों को CHO के लिए अनुलग्न क्या लगता है? अल। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ऑल। OH के लिए क्या लगेगा? ऑल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। जबकि कीटोन के लिए क्या लगता है? ऑन, और COOH के लिए क्या लगता है? ओ। तो ये भी गलत, और ऑन शब्द आना चाहिए, OH में ऑल आ रहा है, तो 3 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि जो है यहाँ पर IUPAC नाम पूछ रहा है आपसे। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, और वो आपसे पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम बताएं। जैसे यहाँ पर लिखा है CH3, CH3, और यहाँ पर CHO लिखा हुआ है, और ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन है इसके लिए कि 2-मेथिल ब्यूटेनल, और दूसरा ऑप्शन है 2-मेथिल प्रोपेनल, और तीसरा ऑप्शन है 3-मेथिल प्रोपेनॉल, और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों? तो देखो यहाँ पर हमें नंबरिंग करना सिखाया गया होगा 1, 2, 3। जिन बच्चों को
नंबरिंग करना नहीं आता है, वो मेरे आईयूपीएससी के लेक्चर में चले जाएं, वहां पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों को पढ़ाया है। बहुत ही बेसिक बेसिक एग्जांपल लिए गए हैं, वो हाई स्कूल इंटर लेवल के भी वहां पर उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, और एडवांस लेवल सीयूटी नीट के भी क्वेश्चन वहां पर कराए गए हैं। तो उनके नियम लिखवा दिए गए हैं, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पीडीएफ भी आपको उसकी मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं, उस नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं 1 2 3, 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो 2 मेथिल और 3 कार्बन है, तो प्रोपेन में क्या SHOL है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात हो गई, अब बायो में चलते हैं, बायो के क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूत्र निर्माण कहाँ होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है, फिल्टर ये कहाँ करता है भाई। पहला ऑप्शन है अमाशय में, अमाशय। दूसरा ऑप्शन है हृदय, हृदय। तीसरा ऑप्शन है वृक्क, और चौथा ऑप्शन है जो है यहाँ पर प्लीहा, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आमाशय में क्या होता है, पाचन होता है। हृदय क्या है, हृदय, हृदय क्या है, हृदय में क्या होता है, रक्त का परिवहन, पंपिंग मशीन है ये हमारे शरीर के लिए। और प्लीहा स्प्लीन जिसे कह रहे हैं, स्प्लीन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। और फिर बचा कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं प्लीहा के बारे में बोल रहा हूँ, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और जब वो डेड होती है 120 दिनों के बाद, तो वो प्लीहा में जाके ही डेड होती है। इस वजह से जो प्लीहा है वो क्या कहलाती है, वो हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन पर कि लार, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन लिखने से पहले ही याद हुआ होगा कि एमाइलेज, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है आंसर है पेप्सिन, और सी ऑप्शन है यहाँ पर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और डी ऑप्शन है लाइपेज, लाइपेज यहाँ पर। तो एमाइलेज आप लोगों ने कर लिया होगा, ऑप्शन यही सही भी है। और यहाँ पर पेप्सिन अमाशय में, ट्रिप्सिन भी अमाशय में। लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज का काम है वसा का वसा को ब्रेक करना, वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं जो है 16वें नंबर क्वेश्चन की, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन बने हुए हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अलैंगिक जनन, क्वेश्चन नंबर 16 है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन द्वारा होता है, द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है अमीबा में, अमीबा में। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में, और चौथा ऑप्शन है लेशमानिया, लेशमानिया लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अलैंगिक जनन में मुकुलन तो अलैंगिक जनन की विधि है, ये हमें पता है। तो अमीबा में हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे द्विविखंडन पाया जाता है, अमीबा टूटकर 2 भागों में बढ़ता है, जिससे जो है नए अमीबा का निर्माण होता है। इस ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्लाज्मोडियम ये क्या है, इसके द्वारा मलेरिया बीमारी होती है, ये बच्चे जाने, ये प्रोटोजोआ समूह का मेंबर है। लेशमानिया से जो है निद्रा रोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखें। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर में मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन है मानव भ्रूण को पोषण मिलता है, मिलता है। तो भ्रूण के बारे में बात करेंगे अभी। पहला है ऑप्शन अंडाशय, अंडाशय में। दूसरा ऑप्शन है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में। तीसरा ऑप्शन है वृक्क में, और चौथा है फैलोपियन ट्यूब में। तो मानव भ्रूण होता क्या है कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर वहीं से भ्रूण बनता है। 2n कोशिका होती है मानव भ्रूण की। महिलाओं में भ्रूण तभी बनता है जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, और तभी प्लासेंटा का भी निर्माण होता है, और ये माँ के पेट में पल रहे बच्चे को क्या देता है, पोषण देता है। तो यहाँ पर प्लासेंटा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से 18वें नंबर पर चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप, मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार
मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कैपिटल टी, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल टी और चौथा ऑप्शन है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो बात करते हैं मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबा, यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कैपिटल टी क्या है? शुद्ध लंबा है। ये कैसे है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे तो है लेकिन संकर लंबे हैं, और स्मॉल टी क्या है? ये आपके बौने हैं, और ये आपको उल्टा इसी का लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, कैपिटल टी। जब आप मेंडल के रूल को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। अगर जो है इनका स्वागुणन कराते हैं तो F2 पीढ़ी में हमें 3 ऐसे लंबे पौधे मिल रहे थे, एक बौना पौधा मिल रहा था। फिनोटाइप रेशियो जो आया था 3:1 आया था, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आया था। बहुत सी बातें हैं मेंडल के बारे में। के बारे में डिटेल लेक्चर आपको अगर देखना है तो आप मेरे जेनेटिक्स वाले लेक्चर पर चले जाएं, वहां पर आप लोगों को एकदम साधारण भाषा में हाई स्कूल स्तर की चीजों को समझाया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। वैसे ऑप्शन यहाँ पर क्या सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर टी सही है। फिर 17-18 के बाद जो है हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पादप हार्मोन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन ये आपके सिलेबस में है और पूछा जाएगा हाई स्कूल एग्जाम में। निश्चित रूप से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन या एथिलीन, और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पर जब आप पादप हार्मोन के बारे में पढ़ोगे, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, एथिलीन भी है। एथिलीन के बारे में आप लोग जब मेरे लेक्चर में देखोगे तो वहां पर एथिलीन के बारे में बताया गया है कि ये क्या करता है, फलों को पकाने वाला। मैं शॉर्ट नोट्स भी इस पर दिया है, शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑल। इसके अलावा एबीए हार्मोन भी और जो है आपका साइटोकाइनिन जिब्रेलिन भी जो है पादप हार्मोन में आते हैं। इनके क्या काम होते हैं, ये कहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें मेरे आप लेक्चर में देख लेंगे, जहां पर मैंने पादप हार्मोन के बारे में बताया है। डिटेल वीडियो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 3 का। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण सेक्रेशन कह लो आप, सेक्रेशन श्रावण होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई के भी देख रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर श्रावण ना लिखकर क्या लिख दिया गया? सेक्रेशन लिख दिया गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यकृत, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर विक्कों, और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो अग्नाशय को आपको बताता चलूं, इसे पैंक्रियास कहते हैं। और वहां पर जब आपको ग्लैंड्स आपने पढ़ी तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड कहलाती है। तो अग्नाशय ही मिक्स ग्लैंड है। क्यों मिक्स ग्लैंड कहलाती है? क्योंकि जो इसकी ओरिजिन है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों से मिलकर हुई होती है। और ये जो ग्लैंड है एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी श्रावण करती है। तो कौन कौन से हार्मोन का श्रावण करती है? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण करती है। इंसुलिन का काम होता है जो मानव रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखना, जबकि ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक एड्रेनालिन हार्मोन भी है जो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, वो भी जो है मानव ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपको बबल्स करना भी सिखाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ये 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे बबल हुए होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये ऐसे इतना थोड़ा सा भर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे आधा भर देते हैं, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देते हैं, बीच में खाली रहता है, तो भी गलत हो जाएगा। तो आप किसी बबल्स को लीजिए, तो उसे किनारे किनारे पहले क्या कर दीजिए? सर्किल कर दीजिए। फिर उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर इसे पूरी तरीके से भर दीजिए। कहीं पर भी आपको व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, ब्लैक ही पूरा पूरा हो। इस तरीके से आप बबल्स को भरा करें, ये राइट ऑप्शन माना जाता है। और कभी भी आप उसको जो है क्रॉस मत कीजिए अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, स्क्रैच मत कीजिए, व्हाइटनर मत यूज करिए, नहीं तो वो गलतियों में ही माना जाएगा।
तो जब भी आप बबल्स को भरें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। अगर एक बार गलती हो गई तो वो क्वेश्चन मान के चलिए आपका गलत ही हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वहाँ पर अगर आपसे गलतियाँ होंगी तो आप जो है ये मान के चलिए फिर सिलेक्शन के लायक नहीं रह जाएँगे। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए और इनके साथ-साथ मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अगला जो टॉपिक है, अगला जो सेट है, वो आपको देखने को मिल सके।